चालू करते हैं बोरॉन फैमिली को। ठीक है, आपने पहले पढ़ी हुई है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। हमने कहा ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो बात करते हैं बोरॉन फैमिली के बारे में। चलिए एक एक करके इसके अंदर बातों को जानते हैं। कौन कौन से पहले मेंबर हैं उनके बारे में जानते हैं। इन सब में यदि हम बात करें तो बोरॉन हमारा कैसा है, ये नॉन मेटल है, और बाकी सब के क्या है, मेटल्स हैं। बाकी सब जो हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, गैलियम ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका कुछ रूम टेम्परेचर के आसपास अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मतलब गैलियम एक बहुत वाइड रेंज तक किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस कारण से ये यूज होता है, यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ या मेकिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई रेंज थर्मोमीटर। ठीक है, ये हाई रेंज थर्मोमीटर्स बनाने के लिए यूज होता है। जो ब्लास्ट फर्नेस और ऐसी जगहों पर जो हम टेम्परेचर मेजर करते थे ना, 1050, 1250, 1550, वो जो टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं उनके अंदर ये गैलियम का यूज होता है। ठीक है, बोरॉन आपका नॉन मेटल है और इसका यूज, इसका एक कई सारे आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है। इसका एक आइसोटोप है B10। ठीक है, ये यूज होता है, यूज्ड फॉर, ये वास्तव में क्या होता है, ये B10 ऐसे लिखता हूं मैं, कैन एब्जॉर्व, या B10 हैज कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्व न्यूट्रॉन्स। B10 have capability to absorb neutrons, so it is used, it is used uh, as a protective shield, प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल रॉड, ये आ सकता है मेंस में। ठीक है ना, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी चीजें इनके बारे में। ठीक है, ऊपर वाले जनरली शो करते हैं अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे वाला शो करता है अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये जो है ना, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। उन फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम कह रहे हैं एटॉमिक साइज। ठीक है ना, एटॉमिक साइज, तो इसको हम ऐसे समझ लें, बोरॉन, फिर आगे चले एल्युमिनियम, फिर नीचे आए गैलियम, फिर आगे चले, फिर आगे चले। जैसा हमारा सेकेंड पीरियड का, यदि आप आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ देखें ना, तो कुछ इसी टाइप का आता है। उसी तरह यहाँ ये साइज का आता है, बी, फिर एल, फिर ये हल्का सा नीचे हुआ, फिर ये ऊपर रहता है, फिर ये और ऊपर रहता है। ठीक है, ये आपका इंडियम है और ये थैलियम है। ये एटॉमिक साइज के बारे में बात हो गई। इसी तरह मैं बात कर लूं यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी आपने कई बार देखी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ कैसा आता था, W बनाते थे हम लोग, याद है।
ऐसे 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 और ऐसे, इस टाइप का W बनता था। ये है आपका आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। तीसरा है हमारा मान लो हम बात कर लें किसके बारे में, पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वाले का ग्राफ कुछ ऐसा, जरा देखना बच्चों, ये है आपका बोरॉन, फिर ये है एल्युमिनियम, फिर हम गैलियम को बिल्कुल नीचे ले गए। ठीक है, फिर ये है इंडियम और ये है थोड़ा सा ऊपर जाकर थैलियम। यानी ये यहाँ पर हम ऐसे मेंशन कर देते हैं, फिर बताते कौन सा कहाँ आ रहा है। फिर ये ऊपर एल्युमिनियम, फिर ये सबसे नीचे है गैलियम। ठीक है, फिर ये हमारा है इंडियम और फिर ये हमारा थैलियम। ठीक है, यानी ये वाला अभी भी इस लाइन से कैसा रहता है, नीचे की तरफ रहता है। ठीक, सब में यदि हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना सब में टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, यहां मैं लिख दूं ऐसे करके, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो आपका टॉप टू बॉटम आने पर लगातार इंक्रीज करता रहता है। ये हमने यहां पर बेस जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसके बारे में बात कर ली। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर, तो यदि आप बोरॉन और एल्युमिनियम, जनरली हम शुरुआत के ही एलिमेंट के बारे में बात करते हैं किसी भी जगह पर, जब हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोरॉन यदि देखा जाए तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इसकी फॉर्म कहलाती है क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड है ये, ऐसा समझ लो आप, नेटवर्क सॉलिड। और दूसरी फॉर्म है इसकी एमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जनरली रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन एमॉर्फस फॉर्म जो है वो आपका आराम से एयर के साथ रिएक्शन कर जाएगी, और एयर के साथ रिएक्शन करके ये आपका बनाएगी क्या, खुद का ऑक्साइड। और यदि हाई टेम्परेचर पर बात हो, यदि आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया हो, एयर के साथ रिएक्शन हो रही हो, तो ये बनाएगा बी एन। बी एन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है हेक्सागोनल फॉर्म और एक कुछ क्यूबिकल फॉर्म होती है। यदि ये हेक्सागोनल है, अभी उसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। यदि ये हेक्सागोनल फॉर्म है तो इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, अच्छा, इसी तरह यदि हम एल्युमिनियम के बारे में बात करें, तो एल्युमिनियम वैसे तो रिएक्शन नहीं करता, वैसे तो रिएक्शन नहीं करता एयर के साथ। ठीक है, लेकिन यदि ये एमॉर्फस फॉर्म का होगा, यदि एमॉर्फस यानी पाउडर्ड फॉर्म का होगा, तो ये भी आपका रिएक्शन कर जाएगा एयर के साथ। ठीक है, यदि एमॉर्फस से लिखा PHOUS, हाँ, यदि ये एमॉर्फस फॉर्म का है तो ये भी आपका रिएक्शन कर जाएगा और करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कब, जब ये एमॉर्फस फॉर्म का हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ
H2O के साथ रिएक्शन। हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि बोरॉन आपका H2O के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड और, जैसे इसने रिएक्शन करके बनाया है B2O3, वैसे ही रेस्ट ऑफ मेटल, जैसे ये आपका रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है ऐसा ऑक्साइड जो कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ये सब मेटल के हैं, यानी ये जो ऑक्साइड बनाएंगे ये कैसे नेचर के बनाएंगे, बेसिक नेचर के बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही? ये आपके कैसा ऑक्साइड बना रहा है, एसिडिक नेचर का। इसका जो ऑक्साइड है वो कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का। भी सारी बात तो समझ में आ रही होगी आपको। ये एसिडिक नेचर का है, और बाकी चूंकि मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक नेचर के। अब बात करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन के बारे में। तो बोरॉन हम लोग ने पहले भी देखा था कि चूंकि ये नेटवर्क सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी जनरली कोई रिएक्शन नहीं होती है, नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी इसकी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यदि हम एल्युमिनियम के बारे में बात करें, ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि नेटवर्क फॉर्म का स्ट्रक्चर है। तो क्या सर एमॉर्फस वाला रिएक्ट कर जाएगा? जब बोरॉन बोला जाएगा ना, कुछ नहीं बोला जाएगा, तो आप समझ लेना नेटवर्क वाली बात करी जा रही। याद करो, हम लोग ने ऐसे बात करी थी, बोरॉन हो गया, इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, फिर इधर आपका बोरॉन के बाद क्या आ गया, कार्बन आ गया, फिर इधर के जो थे, इधर आ रहा था फॉस्फोरस। ये कोई भी चीज रिएक्शन नहीं करती थी वाटर के साथ, सिर्फ क्या रिएक्ट करता था, हेलोजन रिएक्ट करता था। ठीक है, उन हैलोजन में भी वाटर के साथ यदि बात कर ली जाती थी, तो आई की कोई रिएक्शन नहीं होती थी। याद है वो चीज? ठीक है, तो यदि कुछ नहीं पता है तो हम बोरॉन के साथ वाटर की कोई भी रिएक्शन नहीं करवाने वाले। ठीक है, अच्छा वाटर के साथ यदि हम बात करें एल्युमिनियम की क्या रिएक्शन होगी, तो वाटर के साथ एल्युमिनियम की कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एल्युमिनियम पर मौजूद होती है क्या, इसके खुद के ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर। इसके खुद के ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है। इस कारण से ये आपका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, ये क्यों मौजूद रहती, क्योंकि एयर के साथ रिएक्शन कर जाता है, और एयर के साथ रिएक्शन करने पर ये आपका इस तरह से खुद की ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिस कारण से ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। ठीक है, यही कारण है कि जो भी आपके केबल बनाए जाते हैं, हाई टेंशन वायर बनाए जाते हैं, उसके अंदर हम यूज करते हैं क्या, इन एल्युमिनियम का, वो एल्युमिनियम के वायर होते हैं। क्योंकि यदि उस पर उनके अंदर वो एयर पे मौजूद रहते हैं, तो उनके खुद के ऑक्साइड की उसके ऊपर क्या आ जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, जिस कारण से वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये दो बातें हो गई। उसके बाद यदि हम रिएक्शन के बारे में बात करें, रिएक्शन विथ एसिड और बेस, रिएक्शन विथ एसिड और बेस, एसिड और बेस से रिएक्शन के बारे में बात करें। ठीक है, तो बोरॉन जो है, बोरॉन आपका क्या है, एक नॉन मेटल है। ये आपका पहले तो रिएक्शन, इसको तो किसके साथ रिएक्शन करनी चाहिए, इसको एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन मेटल है, तो कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये उनके साथ ही रिएक्शन करेगा जो जेब से निकालकर उसको ऑक्सीजन दिखाएंगे। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब जैसे HCl हो गया, या आपका H2SO4 डाइल्यूट हो गया, या आपका H3PO4 हो गया, इनके साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड हुआ, यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब हम बात कर रहे हैं HNO3 ले लो आप, एंड
H2SO4 ले लो आप कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहां पर फिर ये आराम से रिएक्शन कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में भी आइडिया हमको लग रहा है कि क्या प्रोडक्ट यहां पर ये फॉर्म करेगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्या चीज, यदि इसके साथ रिएक्शन करी जाए तो ये बनाएगा H3BO3 प्लस नाइट्रोजन गैस, यहां पर बनाएगा H3BO3 प्लस SO2 गैस। ठीक है। इधर यदि हम एल्युमिनियम के बारे में बात कर लें तो एल्युमिनियम पर यदि आप रिएक्शन कराओ HCl की, डाइल्यूट HCl की, तो क्या ये रिएक्शन कर जाएगा? तो देखो बच्चों, डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा। कारण क्या है ना, देखो एल्युमिनियम की जिस सरफेस पर आप रिएक्शन करा रहे हो उस पर उसके ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है। ठीक है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये किस चीज की लेयर है? ये लेयर है Al2O3 की, और जिसका नेचर कैसा है? एम्फोट्रिक। और एम्फोट्रिक चीजें जो हैं वो एसिड के अंदर भी निपट जाएंगी और बेस के अंदर भी निपट जाएंगी, इसलिए ये इसके साथ आराम से रिएक्शन कर जाएगा और बनाएगा क्या? AlCl3। क्योंकि ये क्या कर देगा, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर को हटा देगा। AlCl3 और हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, यदि हम यहीं पर इसकी रिएक्शन कराने की कोशिश करें बेस के साथ, NaOH के साथ, पता है हम लोग को कि ये आपका क्या है, ये आपका एम्फोट्रिक है, ये आपका घुल जाएगी, ये भी जो चीज यहाँ मौजूद है, और इसकी रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी। सोडियम मेटाएल्युमिनेट हम लोग ने बहुत बनाया है, और साथ ही साथ यहाँ कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यदि ऐसा एसिड है, जैसे हम बात कर रहे हैं HNO3, तो HNO3 के साथ यहां कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि HNO3 के सामने ये प्रोटेक्टिव लेयर उड़ने वाली नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग। ये इस लेयर को खत्म होने ही नहीं देगा, ये ऑक्सीडाइज करके इसकी लेयर को वापस बना देगा। समझ में ना? क्योंकि इसकी जो पावर है, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, वो एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज करेगा और ये प्रोटेक्टिव लेयर बाहर आ जाएगी। यानी इस एल्युमिनियम की रिएक्शन नहीं हो पाएगी इसके साथ। याद करो क्या था हम लोग ने? फेको नहीं अली शिकार, याद है? ये रिएक्शन नहीं करता था HNO3 के साथ। समझ में आ गई मेरी इतनी बात? अच्छा, यानी अगर हम लोग अभी तक की जितनी चीजें हैं उसको एक बार में देखना चाहें, तो बोरॉन के बारे में जो जो चीजें जान ली हम लोगों ने वो क्या है? वो ये हैं कि भाई जो बोरॉन है ये आपका वैसे तो एयर के साथ रिएक्शन करता नहीं, लेकिन यदि एमॉर्फस है, किसी ने स्पेशली बोल दिया एमॉर्फस, तो ये O2 के साथ रिएक्शन करके B2O3 बना देगा। ठीक है। नॉर्मली ये O2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नॉर्मली ये N2 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है। अगर एमॉर्फस फॉर्म का है तो ये आपका N2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा और बनाएगा क्या? Bn। ठीक है। H2 के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, H2 के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता। क्यों? नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे HCl इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे HNO3 और H2SO4 इनके साथ ही रिएक्शन कर जाएगा और फॉर्म करेगा क्या? H3BO3 और कौन सी चीज? NO2। यदि हम इसके बाद साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, यदि हम दूसरे के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बना देगा H3BO3 प्लस SO2 गैस। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, ये जो हम लोग ने अब तक देखा उसकी कहानी थी। चलो और आगे बात करते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखनी पड़े। ठीक है, सब पुराने पुराने लॉजिक हैं, बस उसको रिकॉल करते चलिए। जैसे मैं इसमें कुछ नई चीज आपको बता दूं, जैसे ये आपका जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है B4C।
ये बनाता है किस कंपाउंड को, B4C, इस टाइप के कंपाउंड को। और ये जो कंपाउंड है ना, ये आपका बुलेट प्रूफ बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, यूज्ड फॉर बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, और एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, लाइट कंपोनेंट या लाइट कंपोजिट पार्ट, मटेरियल ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, B4C जो है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है काफी इस टाइप से कि एक B12 जो बोरॉन है ना, वो कई सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऊपर जो हमने ये बताया है ना, ये इसकी किस फॉर्म के बारे में बताया, B10 के बारे में। ये जो है ना, ये जो बनता है इसके अंदर B12 कार्बन का ये फॉर्म रहता है। ये आपका जुड़ा रहता है चारों तरफ से 12 कार्बन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये कार्बन, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो यहां जुड़ा है, कार्बन कितने से जुड़ सकता है, ये जुड़ सकता है 4 चीजों से। तो ये जाकर और 4 B12 यूनिट से जुड़ता है, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। ठीक है, यानी इस हिसाब से यदि आप देखो तो जो B12 की यूनिट है, जो B12 की यूनिट है वो कितनी यूनिटें हो गई, हर कार्बन से जुड़ी हैं कितनी, 4 4, यानी 48 यूनिट B12 की हो गई। और कार्बन की कितनी यूनिट है, ये कितनी है, 12 यूनिट है। इस कारण से इसका फॉर्मूला जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, B4C। ठीक है, अच्छा, चलिए यहां पर हम लोग एक बात और करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन को भी यहीं पर देख लेते हैं। हालांकि ये इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन फॉर्म करने के लिए हम लोग कुछ खास चीजें, कुछ खास मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे यदि हमने ले लिया BX3 टाइप का कंपाउंड, जिसमें X आपका है क्या, क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन आप करा दो हाइड्रोजन के साथ रेड हॉट टंगस्टन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये आपका बोरॉन बनाएगा, जो बोरॉन आपका 99.9% प्योर होता है। ठीक है, एक चीज ये, दूसरी बात मैं इसको इधर लिखता हूं सेकेंड। अच्छा, एक चीज और सुनो, जैसे यहां पर तो हमने जब क्लोरीन ब्रोमीन लिया ना, तो ये बनाने के लिए रेड हॉट टंगस्टन और शीशा यूज सब करना पड़ा। यदि यहां आयोडीन होता ना, तो आयोडीन में आप याद करो कि ये चीज सिर्फ हीट करने पर, आपका अच्छा सा हीट करते आप ना तो रिमूव हो जाती। याद करो Bi3, जरा टिकाओ भाई, वेन आर्कल प्रोसेस के दौरान बोरॉन का आयोडाइड जो था ना, वो इजीली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात सुनो, यहां पर यदि हम लोग ले लें, इसको भी मैं नीचे लिख देता हूं, चलो इधर से एरो अजीब सा लगे ना, सेकेंड पॉइंट में इधर लिख देता हूं। बोरॉन बनाने का अगला मेथड मैं यूज कर सकता हूं क्या, याद करो हम लोगों ने H3BO3 की हीटिंग पढ़ी है। H3BO3 हीट करने पर बनाता है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, HBO2। फिर ये बनाता है हीट करने पर H2B4O7। क्यों कह रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आएगा। फिर ये हीट करने पर बनाता है B2O3। ठीक है, हीट करने पर इसने क्या बना दिया, B2O3। इस B2O3 की रिएक्शन यदि आप करा दो एल्युमिनियम के साथ, तो इससे बनता है Al2O3।
और साथ में क्या, इसने ऑक्सीजन घसीट ली, जस्ट लाइक गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनियम थर्मेट प्रोसेस। किसी भी ऑक्साइड की रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराई जा रही, उस कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई थर्माइट मिक्सचर नहीं बना रहे हैं, इग्निशन मिक्सचर नहीं लगा रहे हैं, वहां पर मैग्नीशियम रिबन लगाकर भाग नहीं रहे हैं, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो रही, इसलिए उस कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। लेकिन हो प्रोसेस कुछ वैसी रही है कि इसने ऑक्साइड को घसीट लिया और बोरॉन को यहां से बना दिया। ये जो बोरॉन है, ये आपका बोरॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म का बोरॉन बनता है। ठीक है। यदि आप सोडियम या मैग्नीशियम ले लें तो इससे बनेगा क्या, ये भी ऑक्सीजन ले लेंगे और बना देंगे ये बोरॉन। ये आपका किस फॉर्म का बोरॉन है, एमोर्फस। ठीक है, ये इसका हीटिंग इफेक्ट है, इससे भी आपका क्या बन जाता है, बोरॉन। अच्छा, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सबसे पहले कंपाउंड के बारे में, जो है हमारा बोरेक्स। अब यहां से चीजें इसके अंदर, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मेंस के लिए, एक वो जो B10 वाली यूनिट ऊपर बताई थी वो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है वो। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगली बात करता हूं। अगला कंपाउंड है हमारा बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स। अच्छा, अब इस बोरेक्स के बारे में जानकारी लेने से पहले इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन होते हैं और दो ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन होते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर, और कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बी ओ बी ओ बी ओ बी, फिर इधर ओ, इधर ओ एच, इस साइड में भी ओ एच, इधर ओ एच, इधर ओ एच, बीच में ये ऑक्सीजन, चार्ज इधर निगेटिव निगेटिव, Na Na+, ठीक है, .8H2O। कुछ वाटर हमने अंदर यूज कर लिया, .8H2O। ये आपका स्ट्रक्चर है बोरेक्स का। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो दो यूनिट ऐसी जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दो यूनिट ऐसी जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है। अच्छा, अब बोरेक्स बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं एक और जिसको हम बोलते हैं कोलेमेनाइट। इसके लिए फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं। इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं Ca2B6O11। ठीक है, .5H2O भी होता है लेकिन उसका कोई काम नहीं। इसको हम बोलते हैं कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट ओर। ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 के साथ, तो इससे हमारा बनता है क्या, बोरेक्स। इस चीज को समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे, इसको हम ऐसे लिखते हैं CaO डॉट थ्राइस B2O3 2, सही है, Ca2 9 10 11, सही लिखा हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं Na2O डॉट
CO2 कैसी रही? मस्त। अब जरा देखो, अब लॉजिक क्या कहता है कि इससे क्या बनाया जाए। एक चीज तो सीधे सीधे समझ में आ रही कि यहां पर हम इससे बना दें, इसका एसिडिक पार्ट, इसका बेसिक पार्ट, इन्होंने मिलकर बना दिया CaCO3। एक तो ये बन गया। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हमारी ये B2O3। B2O3 और Na2O की रिएक्शन होनी है और इससे हमें कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। अब B2O3 को पानी में मिलाओ, B2O3 को पानी में मिलाओ, यहां पर इसका प्रोडक्ट क्या बनता है पहले मैं वो बता दूं ताकि हम उसको एक्सप्लेन करें फिर, ठीक है। इससे बनता है हमारा NaBO2, इससे फॉर्मेशन होता है NaBO2 प्लस Na2B4O7, इस चीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अपन का काम ये है कि इसको समझा जाए जरा क्या हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे समझो, हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे समझो कि इस पर मिलाया गया वाटर, इससे बनी दो चीजें, एक ये बना और एक ये बना। इस पे मिलाओ पानी, क्योंकि देखो ये बेस है, ये वाला बेस है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, दोनों में पानी मिलाकर ही रिएक्शन करवाएंगे। तो हमने कहा इसमें पानी मिलाओ, इसमें पानी मिलाओ और इसको समझने के लिए ऐसा सोचो, इस पर वाटर मिला ये बना, इस पर वाटर मिला ये बना, और दोनों की रिएक्शन किसके साथ हो गई? NaOH के साथ हो गई। ये चीज हमारे सामने आ गई। समझ में आएगी मेरी बात? अब क्या करा जाता है, इसके बाद इसके अंदर किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें किया जाता है क्या? क्रिस्टलाइजेशन। जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो आपका इसका क्रिस्टल तो मिल जाता है अपने को, किसका? Na2B4O7 डॉट, जो भी अपन को चाहिए, H2 ये मिल जाता है अपने को। लेकिन जो बचा हुआ लिक्विड है NaBO2, हम चाहते हैं कि इसको भी कुछ जुगाड़ करके इससे भी, क्योंकि और पर हम बहुत पैसा खर्च करके ये प्रोसेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं इससे भी हम कुछ काम ले लें। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो बचा हुआ हमारा क्या है, प्लस में बचा है हमारा NaBO2, ये बचा हुआ है। इस NaBO2 को हम यूज करते हैं, इसके अंदर हम ऐड करवाते हैं, इसके अंदर हम ऐड करते हैं CO2, इसके अंदर हम ऐड करते हैं CO2। अब यहां पर इसको कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए मैं आपसे एक काम कहता हूं, आप इस चीज को, जो HBO2 है ना, जो HBO2 है, इसको ऐसे समझो कि HBO2 से क्या क्या बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि यहां जो इसकी यूनिट हमने ली है, वो यूनिट हमने ले ली है 4, और ये बना रहा है आपका, इसको 4 यूनिट ले ली गए, तो ये आपको इसकी 4 यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, H2O डॉट H2B4O7। चेक करो जरा सा, चार ये हैं, चार ये हैं, बोरॉन ये, यानी इसको हम बिल्कुल इसके बराबर सोच सकते हैं। यानी यहां जो NaBO2 है, इसको हम कैसे सोच सकते हैं? इसको सोच सकते हैं Na2O डॉट Na2B4O7। अगर हम इसको किसी तरह से खा लें तो हमें बचा हुआ पार्ट भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोरेक्स में। अब हमने इसको उड़ाने के लिए, एसिडिक ऑक्साइड को उड़ाने के लिए इसके अंदर मिला दिया, सॉरी बेसिक ऑक्साइड को उड़ाने के लिए इसके अंदर मिला दिया ये। इन दोनों ने ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। इन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? Na2CO3। और देखिए फिर से हमको क्या मिल गया? बोरेक्स मिल गया, Na2B4O7।
लॉजिक समझ में आया? ठीक है, ये है बोरेक्स का फॉर्मेशन। अच्छा, अब इस बोरेक्स पर हम करवाते हैं, इस पर हीटिंग इफेक्ट हम देख चुके हैं। अभी पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कल कि इस पर जो बोरेक्स बीट टेस्ट कर रहे थे, सबसे लास्ट में क्या बन जाता था, NaBO2 और B2O3। फिर जो भी एलिमेंट्स होते थे उसके साथ हम बीड बनाते थे। अच्छा, जो बोरेक्स का काम है ना, बोरेक्स का काम एक तरह से फ्लक्स का काम होता है। फ्लक्स मतलब क्या होता है पता है? जो आप दो चीजों वायर को जोड़ते थे ना, उसमें कैंया लगाते हैं, ऐसे बोले सोल्डिंग करते हैं जिसको बोलते हैं। हम लोग के लिए कैंया। तो वो जो सोल्डिंग करते हैं ना, उसमें आप एक पेस्ट लगाते हैं, एक पेस्ट लगाते हैं उस वायर पे, फिर यहाँ रखकर फिर आप उसको गर्म कर देते हैं। तो वो जो होता है ना ग्लासी मटेरियल जो होता है, वो बोरेक्स ही होता है। थोड़ी देर यहाँ होने के बाद वो मेल्ट होकर इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, एक तरह से इंसुलेटर का भी काम करता है। चलिए, फिलहाल अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट देख लिया, अब एक काम करते हैं, इसको मिलाते हैं अपन बोरेक्स को पानी के अंदर। ठीक है, Na2B4O7, अपन इसको वैसे ही लिखते हैं। कैसे? Na2O डॉट ट्वाइस ऑफ Na2O ट्वाइस ऑफ B2O3, Na2O ट्वाइस ऑफ B2O3। सब सही है? सही है। अब इसके अंदर अपन मिलाते हैं पानी। चलो, पानी मिलाते हैं, क्या बना दे? इधर वाले से जितना पानी, पूरा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मिलाना है अपने को। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मिलाने पर हमें क्या चाहिए? हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मतलब पूरा डिसोशिएट करना चाह रहे हैं, तो वाटर का खूब अमाउंट मिला रहे हैं। और क्या होगा वाटर का खूब अमाउंट मिलाने पर? ये क्या होगा? ये बनाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। याद है ये चीज कि यहाँ हीट करने पर ये हीट करने पर ये हीट करने पर ये कैसे बनता था? क्योंकि एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में 3 हाइड्रोजन, याद करो, यानी यहाँ वाटर ज्यादा है। एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन, यहाँ वाटर कम हुआ। यहां पर एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में आधी हाइड्रोजन, यानी यहां पर वाटर और कम हो गया। ऐसे ही समझाया था ना मैंने इस पर हीटिंग इफेक्ट। तो एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में 3, एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में एक बोरॉन के रिस्पेक्ट में आधी। पानी मिलाओ, पानी पानी पानी, यानी यदि हम इस पर पानी मिलाएं तो ये बना देगा, एक तो इसके साथ रिएक्शन होगी, तो Na2O के साथ वाटर की रिएक्शन होगी। कोई भी ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके डायरेक्टली क्या बना देगा? NaOH ट्वाइस, एक मोल वाटर इधर लग गया। ठीक है, तो एक बन गया ट्वाइस ऑफ NaOH। इसके साथ रिएक्शन करके हमको बनाना है 4 मोल H3BO3। समझ में आ गई मेरी बात? यहां पर लगा कितना? अब जरा वाटर चेक कर लेते हैं। 6, इधर आ गया क्या? 7H2O। चेक करो जरा सा, 14। ठीक है, और इधर 12, 13, 14। ठीक है, तो ये है आपका क्या? कंपाउंड जो बनता है यदि आप बोरेक्स पर वाटर की रिएक्शन करवाओ। अब ये जो बोरेक्स पर आपने वाटर की रिएक्शन कराई है ना, इसमें ये हो सकता है कि ऐसे लिखा जाए या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि भाई ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बता रहा है? सबसे पहले यहां से क्या कंक्लूजन निकाल लें? यहां से अपन ये कंक्लूजन निकाल लें कि बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स कैसे नेचर का है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स जो है उसका नेचर कैसा है? ये आपका बेसिक नेचर है। समझे? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक्वस सॉल्यूशन का कैसा नेचर है? बेसिक नेचर है। अच्छा भाई,
ये चीज तो काम आ जाएगी। और देखो जरा सा, यदि हम इन दोनों को ऐसे सोचें कि ये 2 मोल ने इसके साथ रिएक्शन कर ली होगी और बना दिया होगा BOH का होल 4 Na2 BOH का होल 4, इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो गई और क्या बच गया, 2 ने रिएक्शन करके 2 ये बना दिया। ठीक है, BOH Na2 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि -1 आएगा ना चार्ज, तो ट्वाइस लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आएगा ऐसा। ये क्या किया सर, समझ में, चार्ज जो होगा -1 आएगा ना, 3 पर कोई चार्ज नहीं होता, 1 आया तो -1 आया, तो यानी यहां पर क्या चीज आएगी, Na, तो 2 यूनिट ऐसी हो गई, प्लस 2 यूनिट क्या होंगी, बची रहेंगी, H3BO3। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा इसको, क्योंकि अगर कोई पूछे आपसे कि एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, तो ये, और ये आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखो बच्चों, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो ये कैसा बफर है, ये आपका एसिडिक बफर है। देखो बच्चों, एसिडिक बफर का आपने पढ़ा होगा, कोई लेना देना नहीं होता पीएच वैल्यू से। एसिडिक बफर एक कंटेंट पर डिपेंडेंट टर्म है, मतलब जब वीक एसिड और वीक उसका सॉल्ट यदि मिल रहा होगा तो वो आपका एसिडिक बफर होगा, उसका पीएच कुछ भी हो सकता है, उसका पीएच जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो नेचर कैसा है ये, और बोरेक्स जो है वो किस टाइप की चीज को बना रहा है, इसका जो बफर बनता है वो कैसे नेचर का होता है, वो आपका एसिडिक बफर होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस चीज में एक बात आपको और बताऊं, और वो चीज ये है कि यदि हम लोग, चलो बोरेक्स के बारे में और कुछ चीज, अच्छा देखो इसका फायदा क्या है, यदि मैं बोरेक्स पर, यदि मैं आपसे कहूं इस पर रिएक्शन कराओ, इस पर रिएक्शन कराओ HCl की, इस पर रिएक्शन कराओ HCl की, या इस पर रिएक्शन कराओ H2SO4 की, तो हमने क्या सिखाया आपको कि जब भी आप रिएक्शन करवाओ तो हर चीज को पानी में मिला के सोचो, क्योंकि रिएक्शन कहां हो रही है, पानी के अंदर हो रही है। ठीक है, H2SO4, इसको मिलाओ या इसको मिलाओ, तो होगा क्या, इसको मिलाया आपने पानी में, इसको मिलाया आपने पानी में, बना क्या, ये दोनों चीजें बन गई, ये दोनों चीजें बन गई। अब ये दोनों चीजें बनने के बाद अगर कुछ नहीं था, अगर कुछ नहीं था तो क्या था, NaOH भी पड़ा था पानी के अंदर, H3BO3 भी पड़ा था, H3BO3 एक वीक एसिड है, NaOH के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने कहा कुछ ऑप्शन तो है नहीं, लाओ इसी से ही H प्लस ले ले, इसको चाह तो थी H प्लस की, लेकिन अब उसको देने वाला सिर्फ ये था बाजू में मौजूद H3BO3, बेचारा कमजोर सा, इससे इसने H ले लिया। लेकिन अगर आपने इस बोरेक्स के अंदर बाहर से कुछ H प्लस मिला दिया, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, तो अब इस, ये तो भिखारी था, इसको देने वाला या तो ये H3BO3 था या बाहर से आने वाला HCl था। अब ये जो मांग रहा था H प्लस, इसको ये देता या ये देता, जब ये चॉइस आ जाएगी इसके सामने तो वो इससे लेगा ना, मतलब एक भिखारी कहीं पर खड़ा है, अपन जाकर उसको स्कूटी से 100 रुपए दें, उधर से मर्सिडीज से अंबानी साहब आ रहे हों, और वो उसको ब्रीफकेस से भरा एक बैग दे दे, वो ब्रीफकेस का ही कीमत ज्यादा होगी, खैर चलिए। फिलहाल यहाँ HCl के साथ जो रिएक्शन कराई जाएगी, वो HCl के साथ रिएक्शन किसके साथ होगी, इसके साथ, मतलब मैं इस पर डायरेक्ट यदि प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो जरा सोचूंगा क्या दिमाग में, इसकी रिएक्शन होगी पानी से, ये बना होगा, ये बना होगा, यानी प्रोडक्ट जो होगा वो NaCl होगा प्लस H3BO3 होगा। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो Na2SO4 बना होगा, प्लस क्या बना होगा, H3BO3 बना होगा। आगे समझ। अब मैं चालू करता हूं अगली कहानी, जिसमें मैं बात करता हूं थोड़ी सी बैक बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि अगला जो मुझे स्टार्ट करना है उसके अंदर मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब H3BO3 की। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पर छोड़कर जाता हूं, मुझे बताओ
क्योंकि अगला केमिकल जो मैं देखने वाला हूं वो है बोरिक एसिड H3BO3। H3BO3 इसके अंदर मुझे दोनों का इनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इसका और इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, जल्दी से पहले इसको टिपो।